हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज क्लास 9th यूपी बोर्ड पेज नंबर 41 विषय हिंदी में आपको कल मैंने बच्चों अनुप्रास अलंकार की परिभाषा पढ़ाई थी। आज मैं अनुप्रास अलंकार का उदाहरण आपको बताती हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा और यूपी बोर्ड के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। उदाहरण देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। फिर से उदाहरण रिपीट करती हूँ, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। बच्चों, स्पष्टीकरण में आए। उपर्युक्त उदाहरण में चा वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। आपने कल परिभाषा में लिखा था, जहाँ किसी वर्ण या अक्षर की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो आपने उदाहरण पढ़ा चारु चंद्र, तो देखिए एक चारु में चार वर्ण हो गया, एक चंद्र में चार वर्ण हो गया, एक चंचल में चार वर्ण हो गया। तो चा वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की पुष्टि हुई है। इतना समझ में आया बच्चों? एक बार फिर से मैं अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण आपको बता देती हूँ। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, जहाँ किसी वर्ण या अक्षर की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के उदाहरण में आइए, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। ये उदाहरण हो गया। अब इसमें देखिए चा वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। चारु में चा है, चंद्र में चा है और चंचल में चा है। स्पष्टीकरण में आए। उपर्युक्त उदाहरण में चा वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अब बच्चों, शब्द अलंकार का जो दूसरा भेद है वो है यमक अलंकार। यमक अलंकार की सबसे पहले डेफिनेशन देखें, परिभाषा देखें। बच्चों, यमक का अर्थ है जोड़ा। यमक का अर्थ है जोड़ा। जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो। यमक का अर्थ है जोड़ा, जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो किंतु उसके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। फिर से डेफिनेशन देख लें। यमक का अर्थ है जोड़ा, जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो किंतु उसके अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। अब बच्चों, इसके उदाहरण में आ जाइए। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। बस यही इतने उदाहरण है। स्पष्टीकरण में आए। इस उदाहरण में घटा शब्द एक से अधिक बार आया है। इस उदाहरण में घटा शब्द एक से अधिक बार आया है किंतु उसके अर्थ अलग अलग हैं। बच्चों, पहली घटा शब्द का अर्थ है बादल की घटा। पहली घटा शब्द का अर्थ है बादल की घटा और दूसरी घटा शब्द का अर्थ है घटना अर्थात कम होना। एक बार फिर से देख लें इसी को। यमक अलंकार का अर्थ है जोड़ा, जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो किंतु उसके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण में काली घटा का घमंड घटा। स्पष्टीकरण में आ जाए। इस उदाहरण में घटा शब्द एक से अधिक बार आया है किंतु उसके अर्थ अलग अलग हैं। पहली घटा शब्द का अर्थ है बादल की घटा और दूसरी घटा शब्द का अर्थ है घटना अर्थात
कम होना, अतः यहाँ पर यमक अलंकार की पुष्टि हुई है। हेलो स्टूडेंट्स, यमक अलंकार के आगे बच्चों आता है तीसरे नंबर का शब्दालंकार का जो भेद है वो श्लेष अलंकार। अब देखिए श्लेष अलंकार में आए, श्लेष अलंकार परिभाषा देखिए। श्लेष का अर्थ है श्लिष्ट, श्लेष का अर्थ है श्लिष्ट अर्थात चिपका हुआ। जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद के कारण उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। डेफिनेशन फिर से देखें। श्लेष का अर्थ है श्लिष्ट अर्थात चिपका हुआ। जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद के कारण उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। बच्चों इसके उदाहरण में आइए। पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। स्पष्टीकरण में उपर्युक्त उदाहरण में पानी शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ, किंतु इस शब्द का अर्थ अधिक बार हुआ, एक से अधिक बार हुआ। जैसे अब देखिए उदाहरण है पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो मोती के लिए पानी का अर्थ है कांति, कांति मीन्स होता है चमक। दूसरा, मानुष के लिए पानी शब्द का अर्थ है आत्मसम्मान अर्थात इज्जत। तीसरा, च्यून के लिए पानी का अर्थ है जल। फिर से देख लें एक बार बच्चों, शब्द अलंकार का तीसरा भेद है श्लेष अलंकार। परिभाषा में आए, श्लेष का अर्थ है श्लिष्ट अर्थात चिपका हुआ। जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद के कारण उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण में आइए। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। स्पष्टीकरण, उपर्युक्त उदाहरण में पानी शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है, किंतु इस शब्द का अर्थ। हेलो स्टूडेंट्स, शब्दालंकार का तीसरा भेद है श्लेष अलंकार। परिभाषा देखिए। श्लेष का अर्थ है श्लिष्ट अर्थात चिपका हुआ। जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद के कारण उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। फिर से परिभाषा देख लें। श्लेष का अर्थ है श्लिष्ट अर्थात चिपका हुआ। जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद के कारण उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण में आइए एग्जाम्पल। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इतना ही उदाहरण आपको लिखना है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब इसमें बच्चे नीचे स्पष्टीकरण हेडिंग डालेंगे, इसको स्पष्ट करेंगे उदाहरण को। तो उपर्युक्त उदाहरण में पानी शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है, किंतु इस शब्द का अर्थ एक से अधिक बार हुआ है। पहला, मोती के लिए पानी शब्द का अर्थ है कांति, कांति माने होता है चमक। दूसरा है, मानुष के लिए पानी शब्द का अर्थ है आत्मसम्मान अर्थात इज्जत। तीसरा, चून के लिए पानी शब्द का अर्थ है जल। फिर से एक बार इसको देख लें। तीसरे नंबर का उदाहरण है अलंकार है श्लेष अलंकार। परिभाषा, श्लेष का अर्थ है श्लिष्ट अर्थात चिपका हुआ। जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद के कारण उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है।
उदाहरण, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। स्पष्टीकरण, इस उदाहरण में उपर्युक्त उदाहरण में पानी शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है, किंतु इस शब्द का अर्थ एक से अधिक बार हुआ है। पहला, मोती के लिए पानी शब्द का अर्थ है कांति अर्थात चमक। मानुष के लिए पानी शब्द का अर्थ है आत्मसम्मान अर्थात इज्जत। चून के लिए पानी शब्द का अर्थ है जल। Hello students, have a wonderful morning to one you all. I really welcome you on this video lecture. Students, in last previous classes, we were studying the reordering that was in language section. So that topic was continued for 6 or 7 days. So today we will start the new one, that is the English literature topic. And in English literature, in poetry section, we will study the poem Faithful Friends. Faithful Friends. The particular poem is composed by William Shakespeare. It's composed by William Shakespeare. So, student, first we will come to know something about the great poet, dramatist and playwright, because English literature is known for his versatile genius and learning ability. Student, if we talk about the William Shakespeare, his place is unique and unparalleled in English literature. No one is in his field. William Shakespeare was born on 1564 on Stratford-on-Avon, and his lifespan is 1564 to 1616. He is regarded as one of the world's greatest dramatists and poets. Not only in English literature, but he is regarded the world's best dramatist and poets. He was a versatile genius who wrote 37 plays and 154 sonnet and few other long and short poems, and he has written different types of the plays. It means tragedies, comedies, problem plays, and his 4 tragedies are very famous, just like Macbeth, Hamlet, Othello and King Lear. Students, he has spent 24 years in writing, and his complete works were collected and published after the death of his 7 years. In 1623, so much has been written on him and about his work as may form a wholly literary of its own. So, student, William Shakespeare is very prominent poet, dramatist, and no one in the comparison of him. So, it's only enough for poet because you have to write only the comprehension quotient from the particular poem. So the title of the poem is written over here, Faithful Friends. Faithful Friends मतलब वफादार मित्र. Faithful Friends मतलब वफादार मित्र. A friend who always be in your misery, a friend who always be in your problem. Because it's always said, a friend in need is a friend indeed. Its Hindi meaning is मित्र वही जो मुसीबत में काम आए. मित्र वही जो मुसीबत में काम आए. Because in these days, in present scenario, we have only fair weather friends. Fair weather friends means the friend, which type of the friend, they are always with you whenever you have a good time. So first we will know something about the poem. The poem Faithful Friends
forms part of the last passage number 20 of Shakespeare bigger poem, The Passionate Pilgrimage. It means to say the particular poem, Faithful Friends, is an extract from The Passionate Pilgrim. And the poet is speaking to his nightingale. So, in this poem, the poet says that each of those who praise you too much and insincerely will not prove a friend. It means to say, ऐसे लोग जो आपकी हमेशा प्रशंसा करते हैं, आपको हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, वो आपके अच्छे फ्रेंड नहीं होते हैं. When you are in great suffering of body or mind, they will not be with you. It is easy to speak of being a friend, but two friends are here. ये कहना आसान होता है कि आप किसी के फ्रेंड हैं, बट ये कहना मुश्किल होता है कि आप किसी के सच्चे मित्र हैं. When you have money to spend, every person will claim to your friend. जब आपका अच्छा समय चल रहा होता है, जब आपके पास पैसा होता है, तो सभी व्यक्ति आते हैं, सभी लोग आपके पास आते हैं और कहते हैं हम आपके फ्रेंड हैं, हम आपके मित्र हैं. बट when you have bad time, when you have adverse circumstances, in bad situation, no one will come to you to help you. कोई भी आपकी मदद करने नहीं आता है. But once your money is gone, no person will come forward to help you in your need. जैसे ही आपका पैसा खत्म हो जाता है, आपका खजाना खत्म हो जाता है, स्टोर खत्म हो जाता है, कोई भी व्यक्ति आपकी हेल्प के लिए नहीं आता है. Saying so, the poet is advising us to be aware of flatterers. तो ऐसा कहकर के poet, it means the poet William Shakespeare is advising, it means suggesting to us, guiding to us that हम लोगों को किससे बचना चाहिए? We should avoid having flatterers friend. ऐसे friend जो आपकी चापलूसी करते हैं, they always appreciate you, they always praise you, they always admire you before you, जो आपके सामने हमेशा आपकी प्रशंसा करते हैं. Saying so, the poet is suggesting to you to be avoid of flatterers friend. A true friend will always stand with us through thick and thin. It means to say, जो सच्चा मित्र होता है, जो true friend होता है, वो आपके साथ में हमेशा खड़ा रहता है. Fine. So this is the gist of the poem. Let's proceed. There are only two stanzas of this poem. The first line of the first stanza is, everyone that flatters thee. Thee means you. Everyone that flatters thee is no friend in misery. Misery means problematic condition, difficult condition. ऐसे व्यक्ति जो हमेशा आपकी चापलूसी करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो हमेशा आपकी चापलूसी करते हैं, is no friend in misery. Is no friend in misery. And that type of the friend will never come to you to help you. इस प्रकार के जो मित्र होते हैं वो आपकी problematic condition में, whenever you have in problem, whenever you have difficulty in your life, whenever you have a need of those friends, they will never come to help you. So words are easy like the wind. It's easy to say words are easy like the wind. कहना आसान होता है. It's easy to speak anything because words are like wind. शब्द कैसे होते हैं? हवा के तरीके होते हैं. Because it is said, it is sooner to say than to be done. कहने और करने में बहुत फर्क होता है. उसी तरीके से you can say that I have many friends. I have several friends. मेरे बहुत सारे मित्र हैं. It means you are a good person. Not, you are not good person because your many of the friends are not in the category of true friends. So you must have true friends, not so many friends, not several friends, because faithful friends are hard to find. So in this present scenario, in these days, it's really very difficult. It's really impossible to have a true friend, because true friend is one who always be in your misery,
in your pitiable condition. So let's proceed to next stanza. Every man will be thy friend. Thy means you. It's the word that is especially used by William Shakespeare. Thee, thou, because it's used for you. Everyone will be thy friend. Any person, any type of the person, when that person has any good qualities, but that person can be your friend. वो आपका मित्र बन सकता है. Whilst thou hast wherewith to spend. It means जब आपके पास, when you have your good time, when you have a lot of money, when you have a lot of, when you are in prosperous condition, when you are in prosperity, so and you have a lot of money to spend, आपके पास खर्च करने के लिए बहुत सारे पैसे हैं, तब आपके वो फ्रेंड बन सकते हैं, because you have a lot of money to spend them. But if store of crowns be scant, store of crowns means here, crowns means treasure, खजाना, scant means lack, कमी. तो जब आपके पैसे का खजाना, जब आपका धन का खजाना में कमी आ जाती है, तब क्या होता है? No man will supply thy want. तब want मतलब need, want means need. तब कोई भी व्यक्ति आपकी मदद करने के लिए नहीं आता. It means to say, in your adverse circumstances, in your bad situation, no one will come to help you. So student, the poem is classified into 2 stanzas. That is completed here. So what is the moral have you got from this poem? What is the lesson have you got from this lesson? So the lesson of this poem is that we must have friends. We must have friends because it's good to have friends, but we always have true friends. We always have good friends. We always have such type of the friends who always be helpful you in your need. They always be come to help you whenever you are in problematic condition, whenever you are in bad situation. So student, you have to do the comprehension question from these stanza. I will provide you the written notes of this one. It's only for today. Thank you and have a nice day to one and all. Hello students, welcome to you शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन क्लासेस. स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th में चैप्टर मोशन पढ़ेंगे. इस चैप्टर में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे जो कि इक्वेशंस ऑफ मोशन, गतिकी समीकरणों पर बेस्ड है. स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से छोड़ी जाती है. यदि इसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से बढ़ता है तो यह किस वेग से पृथ्वी से टकराएगी और कितने समय बाद टकराएगी. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में गिवन है आपको कोई बॉल 20 मीटर की हाइट से छोड़ी जाती है. इसका मतलब क्या है? जो बॉल है आपकी, उसका जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है? u = 0 और डिस्टेंस आपकी कितनी है, दूरी कितनी है? s = 20 मीटर. और स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है यदि इसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से बढ़ता है. स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि वेग जो त्वरण होता है, त्वरण वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं. तो यहाँ पे ये हमारा त्वरण गिवन है, त्वरण दिया हुआ है a = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में पूछा गया है तो यह किस वेग से पृथ्वी से टकराएगी. मतलब
जो बॉल है उसका प्रारंभिक वेग कितना है 0 और गेंद का टकराने पर कौन सा वेग होगा अंतिम वेग, उसको किससे डिनोट करेंगे v हमें निकालना है। और पूछा गया है कितने समय बाद टकराएगी, टाइम t ये भी हमें निकालना है। तो स्टूडेंट्स हम गति की थर्ड समीकरण यूज करेंगे। थर्ड समीकरण, गति की थर्ड समीकरण। स्टूडेंट्स हम जानते हैं गति की थर्ड समीकरण v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। स्टूडेंट्स इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। एक मिनट रुकना। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको जो प्रारंभिक वेग है वो कितना दिया है 0, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 2 इंटू आपका त्वरण कितना है 10 और दूरी कितनी है 20 मीटर। स्टूडेंट्स जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 400। नाउ v इज इक्वल टू अंडर रूट 400, v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स ये हमारा अंतिम वेग है जिससे गेंद पृथ्वी पर टकराएगी। ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। स्टूडेंट्स और हमें क्या फाइंड करना है कितने समय बाद टकराएगी, तो इसके लिए हम गति की फर्स्ट समीकरण यूज करेंगे। स्टूडेंट्स गति की फर्स्ट समीकरण होती है v इज इक्वल टू u प्लस a t। स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे t निकालना है, इसके लिए क्या करेंगे at इज इक्वल टू v माइनस u, t इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन a। इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। v इज इक्वल टू कितना है 20 और u इज इक्वल टू कितना है 0 और आपका त्वरण कितना है 10। आपका टाइम कितना आ जाएगा 20 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल 2 सेकेंड। ये आपका सेकेंड आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स 2 सेकेंड के बाद गेंद पृथ्वी से टकराएगी। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोटर बोट विरामावस्था से झील पर सीधी रेखा में नियत दर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 8 सेकेंड में त्वरित होती है। इस समय में यह कितनी दूरी तय करेगी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि मोटर बोट विरामावस्था से प्रारंभ करती है। विरामावस्था का मतलब क्या हुआ, जो इसका प्रारंभिक वेग u है वो कितना हो जाएगा 0 और नियत दर से 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया त्वरण a इज इक्वल टू 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 8 सेकेंड में त्वरित होती है। तो यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ है t इज इक्वल टू 8 सेकेंड। और स्टूडेंट्स हमें निकालना क्या है, इस समय में यह कितनी दूरी तय करेगी, मतलब s इज इक्वल टू व्हाट, हमें दूरी निकालनी है। तो स्टूडेंट्स हम गति की द्वितीय समीकरण यूज करेंगे। गति की सेकेंड समीकरण। स्टूडेंट्स गति की सेकेंड समीकरण क्या होती है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स u इज इक्वल टू कितना है 0 और t इज इक्वल टू कितना है 8 सेकेंड। हाफ a की वैल्यू एक्सेलरेशन, आपका त्वरण कितना है 3 और टाइम कितना है 8 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0। आपका क्या बचेगा 1/2 इंटू 3 इंटू 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना आएगा 2 3 6
2 2 जा 4, 32। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 3 इंटू 32। आपकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपकी जो मोटर बोट है वो 8 सेकेंड में 96 मीटर दूरी तय करेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट, आज हम परिमेयीकरण रेशनलाइजेशन चैप्टर में कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं, यदि x बराबर 5 माइनस रूट 21/2 तब निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला है x प्लस 1/x, दूसरा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो आइए सबसे पहला पार्ट हम हल करते हैं, x प्लस 1/x बराबर। देखिए सबसे पहले x प्लस 1/x निकालना है। x का मान हमें दिया गया है और हमें क्या करना पड़ेगा 1/x का मान निकालना है। देखिए x का मान क्या दिया गया है 5 माइनस रूट 21/2। इसका व्युत्क्रम करेंगे 1/x हो जाएगा। यहाँ इसका व्युत्क्रम करेंगे 1/5 माइनस रूट 21/2 होगा। अब देखिए अगले स्टेप में क्या होगा 2 ऊपर आ जाएगा 5 माइनस रूट 21। अब हम क्या करेंगे हर का परिमेयीकरण करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा 1/x बराबर 2/5 माइनस रूट 21। माइनस है गुणा करेंगे प्लस से ऊपर नीचे, हर के संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे अंश और हर। अब हर का संयुग्मी क्या है, जैसे यहाँ पर माइनस है तो संयुग्मी क्या होगा 5 प्लस रूट 21। अगर यहाँ प्लस होता तो हम क्या लेते हैं माइनस। अब देखिए अगले स्टेप में क्या होगा 1/x बराबर क्या होगा अंश का गुणा होगा अंश से 2 इंटू 5 प्लस रूट 21 अपॉन में क्या है a प्लस b a माइनस b। देखिए क्या होगा 5 माइनस रूट 21 इंटू 5 प्लस रूट 21। हम जानते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब अगले स्टेप में देखिए क्या होगा 1/x 2 इंटू 5 प्लस रूट 21 अपॉन में क्या है a माइनस b इंटू a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b का मान है रूट 21 का स्क्वायर। अगले स्टेप में देखिए क्या होगा 2 इंटू 5 प्लस रूट 21 अपॉन में क्या है 5 का स्क्वायर 25 होगा और रूट 21 का स्क्वायर क्या होगा 21। क्योंकि रूट का मतलब होता है घात की 1/2, घातों का आपस में गुणा होगा 1/2 इंटू 2, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल होगा। अब देखिए जैसे इसको समझ सकते हैं उदाहरण से रूट x का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो x आता है। क्यों आता है रूट x का मतलब होता है x की घात 1/2, स्क्वायर करेंगे घातों का आपस में गुणा हो जाएगा 1/2 गुणे 2, 2 से 2 ये कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा हमें x प्राप्त होगा। इसी प्रकार रूट 21 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 21 आएगा। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखिए अगले स्टेप में क्या होगा 1/x बराबर 2 इंटू 5 प्लस रूट 21 अपॉन 25 से 21 घटाएंगे क्या आएगा 4 आएगा। 2 से 2 कैंसिल होगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 1/x बराबर क्या आएगा देखिए 5 प्लस रूट 21 अपॉन में क्या है 2 और x का मान क्या है 5 माइनस रूट 21/2। 1/x का मान क्या निकाला है हमने 5 प्लस रूट 21/2। अब देखिए इसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा x प्लस 1/x दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है x का मान क्या है 5 माइनस रूट 21/2, 5 माइनस रूट 21/2 प्लस 1/x का मान देखिए क्या निकाला है हमने 5 प्लस रूट 21/2। तो यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा तो एलसीएम आ जाएगा 5 माइनस रूट 21 प्लस 5 प्लस रूट 21।
अब देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, 5 + 5 10/2 x + 1/x 10/2 क्या होगा, 2 का भाग देंगे 10 में 5 बार जाएगा, तो यहाँ पर देखिए x + 1/x बराबर आ गया 5। तो यहाँ से पहला पार्ट हमें मिल गया x + 1/x बराबर 5। अब हमें दूसरा पार्ट निकालना है। दूसरा पार्ट क्या है, x² + 1/x²। अब इसी के आगे देखते हैं, x + 1/x बराबर है 5, x² + 1/x² का मान ज्ञात करना है। तो हम करेंगे क्या, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, आइए दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं। तो ये आएगा x + 1/x का होल स्क्वायर और ये आएगा 5 का स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, देखिए a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2a 2 × x × 1/x बराबर में क्या है, 5 का स्क्वायर क्या आएगा, 25 आएगा। अगले स्टेप में देखिए क्या होगा, x से x कैंसिल होगा, x² 1 का स्क्वायर 1 होगा, x का स्क्वायर x² होगा, x से x कैंसिल होगा, 2 × 1 बराबर में क्या है, 25। अगले स्टेप में देखिए x² + 1/x², पक्षांतर करेंगे, +2 जाएगा बराबर में -2 हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे। अगले स्टेप में देखिए x² + 1/x² बराबर आ जाएगा 23। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमें हमारा दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया, x² + 1/x² बराबर 23। ठीक है बच्चों। अब आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, यदि x बराबर √3 - √2/√3 + √2 व y बराबर √3 + √2/√3 - √2, तब निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला है आपका x² + xy + y², दूसरा है आपका x³ + y³। तो आइए सबसे पहले हम लोग x² + xy + y² का मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, x + y का मान निकालना पड़ेगा और x × y का मान निकालना पड़ेगा। आइए सबसे पहले हम x + y का मान निकालते हैं। हम जानते हैं x बराबर दिया गया है, x की वैल्यू दी गई है √3 - √2/√3 + √2 और y का मान क्या दिया गया है, √3 + √2 अपॉन में क्या है, √3 - √2। अब आइए इसको हल करते हैं। x यहाँ पर x में क्या ले लेंगे हम, √3 + √2 × √3 - √2। एलसीएम ले लीजिए, √3 + √2 से √3 + √2 कैंसिल होगा, √3 - √2 का मल्टीप्लाई होगा, √3 - √2 × √3 - √2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, √3 - √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसे x × x क्या होता है, x² हो जाता है। अब आइए √3 - √2 से √3 - √2 कैंसिल होगा, क्या होगा यहाँ पर, √3 + √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगले स्टेप में देखिए क्या होगा, a - b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a² + b² - 2 × a × b, √3 का स्क्वायर + √2 का स्क्वायर -2 × √3 × √2। अब यहाँ पर देखिए प्लस आएगा, a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, √3 + √2 का होल स्क्वायर क्या बनेगा, √3 का स्क्वायर + √2 का स्क्वायर + 2 × √3 × √2 अपॉन में क्या है, देखिए a + b × a - b क्या होगा, a + b × a - b a² - b²। ठीक है, अब देखिए ये क्या, -2 × √3 × √2 + 2 × √3 × √2 है। ये देखिए प्लस और माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में देखिए क्या होगा, अगले स्टेप में देखिए x + y बराबर क्या मिलेगा, √3 का स्क्वायर 3 आएगा, √2 का स्क्वायर 2 आएगा, √3 का स्क्वायर 3 आएगा, √2 का स्क्वायर 2 आएगा। देखिए 3 + 2
प्लस 2 अपॉन में देखिए क्या है √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या आएगा 3 आएगा और √2 का स्क्वायर क्या आएगा 2 आएगा। अगले स्टेप में देखिए x प्लस y बराबर 3 प्लस 3 6 प्लस 2 8 प्लस 2 10 3 माइनस 2 आ जाएगा 1। तो यहाँ से x प्लस y का मान क्या आ जाएगा 10। अब हमें निकालना है x इंटू वाई। क्या निकालना है हमें x इंटू वाई का मान निकालना है। x इंटू वाई क्या होगा x का मान है √3 माइनस √2 अपॉन में √3 प्लस √2 मल्टीप्लाई होगा। y का मान क्या है √3 प्लस √2 अपॉन में √3 माइनस √2। ठीक है x का मान क्या है √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2 इंटू y का मान क्या है √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा अगले स्टेप में √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2 मल्टीप्लाई है यहाँ पर गुणा है √3 प्लस √2 √3 माइनस √2। अब देखिए √3 माइनस √2 से √3 माइनस √2 कैंसिल होगा। √3 प्लस √2 से √3 प्लस √2 कैंसिल होगा। देखिए ये क्या है √2 है। √3 प्लस √2 से √3 प्लस √2 कैंसिल होगा। तो यहाँ से x इंटू वाई x y का मान क्या आ गया 1। x प्लस y का मान हमने निकाल लिया है 10 और x इंटू y का मान निकाला गया हमने 1। √3 प्लस √2 कैंसिल हो जाएगा और √3 माइनस √2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 इंटू 1 क्या आएगा 1 आ जाएगा। हमें निकालना क्या है x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर का मान निकालना है। अब आइए देखते हैं x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर। ठीक है इसको कैसे करेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिख देंगे प्लस xy है साथ में। अब हम क्या करेंगे xy जोड़ेंगे और xy घटा देंगे। क्या करेंगे xy जोड़ेंगे और xy घटा देंगे। ऐसा हमने क्यों किया है क्योंकि देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है बेटा xy प्लस xy हो जाएगा 2xy माइनस xy। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला बनाने के लिए हमने ये किया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy। हम जानते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy हो जाएगा x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस क्या है xy। अब आइए x प्लस y का मान रखते हैं। x प्लस y का मान हमने क्या निकाला है 10 और x इंटू y का मान क्या निकाला है 1। x प्लस y का मान यहाँ रखेंगे 10 का स्क्वायर और x इंटू y क्या है 1 है। 10 का वर्ग आएगा 100 माइनस 1 कितना आ जाएगा 99। तो यहाँ से पहला पार्ट हमें मिल गया x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर बराबर 99। अब हम लोग दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। अब आइए दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। x क्यूब प्लस y क्यूब का मान क्या है। देखिए x प्लस y का मान अभी हमने निकाला पहले पार्ट में 10 आया है x प्लस y का मान और x इंटू y का मान क्या निकाला है हमने 1। अब देखिए x प्लस y बराबर क्या है 10 है। ठीक है हमें क्या चाहिए x क्यूब प्लस y क्यूब का मान। तो हम करेंगे क्या दोनों पक्षों में घन करेंगे। तो आइए इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोनों पक्षों में घन करने पर जब हम दोनों पक्षों में घन करेंगे तो देखिए क्या आएगा x प्लस y का होल क्यूब होगा और यहाँ पर क्या आएगा 10 का होल क्यूब होगा। अब देखिए x प्लस y का होल क्यूब है a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला लगाएंगे क्या आएगा x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस y। देखिए a प्लस b का होल क्यूब हम जानते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b होता है। वैसे ही x प्लस y का होल क्यूब क्या होगा x क्यूब प्लस
y क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस 5। अब देखिए 10 का क्यूब क्या होगा, 10 का 3 बार गुणा होगा, 10 गुणे 10 गुणे 10 यानी आएगा 1000। अब देखिए x क्यूब प्लस y क्यूब का मान हमें ज्ञात करना है t इंटू xy। xy का मान क्या है, xy का मान देखिए हमने अभी निकाला है 1, तो यहाँ पर xy का मान रखेंगे 1 इंटू x प्लस y का मान देखिए क्या है 10 है, x प्लस y का मान यहाँ पे रख देंगे 10 बराबर में क्या है 1000। अब देखिए x क्यूब प्लस y क्यूब 10 गुणे 3 क्या आएगा 30 आएगा बराबर में क्या है 1000। अब देखिए x क्यूब प्लस y क्यूब बराबर क्या होगा 1000 प्लस पक्षांतर करेंगे माइनस होगा 1000। देखिए बेटा x क्यूब प्लस y क्यूब बराबर क्या होगा प्लस 30 पक्षांतर करेंगे माइनस हो जाएगा 1000 माइनस 30। तो यहाँ से देखिए x क्यूब प्लस y क्यूब बराबर 1000 में 30 घटाएंगे आएगा 970। ठीक है, यहाँ से हमें दूसरा पार्ट मिल गया x क्यूब प्लस y क्यूब बराबर 970। पहला पार्ट हमने पहले ही सॉल्व कर लिया। ठीक है बच्चों, Welcome student, welcome again to another video tutorial from Shivaji Group of Institution. Myself S.K. Pal. Today I am going to explain a chapter of a class 9 in Hindi section और वो चैप्टर है जंतु एवं वनस्पति विज्ञान। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हिंदी में विभज्योतक ऊतक कहते हैं। इसमें विभाजन की क्षमता होती है और ये लगातार विभाजित होकर पौधे के विभिन्न भाग बनाते हैं। यहाँ पर आज मैंने मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज़ थे यानी कि जो विभोजितक के ऊतक थे उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया था, उसके लक्षण के बारे में बताया था। आज बात करते हैं विभज्योतक ऊतक के उद्भव के आधार पर उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। विभज्योतक ऊतक को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला है उद्भव के आधार पर, दूसरा है स्थिति के आधार पर। उद्भव के आधार पर और स्थिति के आधार पर दो भाग में विभाजित किया गया है। उद्भव के आधार पर इंग्लिश में इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन, और स्थिति के आधार पर इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द पोजीशन। पोजीशन का मतलब है कि प्लांट के किस हिस्से में ये पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उद्भव के आधार पर। विभज्योतक ऊतक को तीन भाग में विभाजित किया गया है। ध्यान रखिएगा, तीन भाग में विभाजित किया गया है। किसके आधार पर? उद्भव के आधार पर। पहला है प्राक विभोजतक के ऊतक, दूसरा है प्राथमिक विभज्योतक ऊतक और तीसरा है द्वितीय विभोजतक के ऊतक। तो सबसे पहले बात करेंगे प्राक विभोजतक के ऊतक की। इंग्लिश में इसे प्रोमेरिस्टम कहते हैं। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, प्राचीन या पुराना। इसलिए यहाँ पे प्राक, प्राक शब्द का अर्थ हो गया है प्राचीन, पुराना विभोजतक है। तो प्राक विभोजतक की क्या होता है? ये एक ऐसा प्रकार का टिश्यू होता है, एक ऐसा प्रकार का ऊतक होता है जिसमें प्रारंभिक अवस्था, किसी भी प्लांट के ऊतकों की ये प्रारंभिक अवस्था होती है। और प्रारंभिक अवस्था यानी कि प्लांट जब अपनी लाइफ साइकिल जो शुरू करता है, जब कोशिका विभाजित होती है तो सबसे पहले प्राक विभोजतक के ऊतक बनाती है। ये प्रारंभिक अवस्था होती है। और प्राक विभोजतक के ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं उनका जो कोशिकीय द्रव्य होता है वो काफ़ी संघन होता है। संघन का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा कॉन्डेंस होता है, विस्कस होता है, गाढ़ा होता है, क्योंकि सारा काम इसी का ही होता है कोशिका द्रव्य का। उसके बाद आपको पता है क्योंकि ये प्रारंभिक अवस्था होती है इसलिए इसमें रिक्तिकाओं का अभाव रहता है। कोई भी सेल, जब कोई भी कोशिका नई बनेगी तो उसमें हमेशा याद रखिएगा उसमें रिक्तिकाएं बहुत सूक्ष्म मात्रा में पाई जाती हैं।
बनना प्रारंभ होती हैं और जब वो परिपक्व हो जाती है तो यही रिक्तिकाएं बड़ी हो जाती हैं। तो अगर हमें किसी दो ऐसी कोशिकाओं में अंतर करना है कि कौन सी कोशिका हमारी जो है अभी प्राक विभोजतक के ऊतक की अवस्था में और कौन जो है मैच्योर हो चुकी, तो सबसे पहले क्या देख लेंगे हम, उसमें रिक्तिकाएं देख लेंगे। अगर रिक्तिकाएं मौजूद हैं तो इसका अर्थ ये हो गया कि वो कोशिका अभी नई बनी है और जो कोशिका पुरानी हो जाएगी उसमें रिक्तिकाओं का साइज बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये प्रारंभिक अवस्था होती है इसलिए रिक्तिकाओं का यहाँ पर अभाव होता है। सभी कोशिकाएं समव्यासी होती हैं, अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ है कि कोशिकाओं का जो व्यास होता है सभी कोशिकाओं का वो समान व्यास होता है। तो ये तो था प्राक विभोजतक ऊतक के बारे में। अब बात करते हैं प्राथमिक विभोजतक के ऊतक। प्राथमिक विभोजतक के ऊतक क्या होता है, ये ऐसे ऊतक होते हैं जिसमें प्रारंभ से ही विभाजन की स्थिति होती है या इनके पास पावर होती है, कैपेसिटी होती है, ये जो है पहले से ही विभाजन होने की अवस्था में रहते हैं। और ये जो प्राथमिक विभोजतक के ऊतक होते हैं ये प्राक विभोजतक के ऊतक से ही उत्पन्न होते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ये बनेगा, उसके बाद प्राथमिक विभोजतक बनेगा, उसके बाद द्वितीय विभोजतक ऊतक बनेगा। यहाँ पर प्राक विभोजतक ऊतक बन गया है तो प्राथमिक विभोजतक ऊतक इसी के रूपांतरण से बनता है, इसी से उत्पन्न होता है। और प्राथमिक विभोजतक ऊतक कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये मूल तथा तनों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। मूल का मतलब हो गया रूट, और स्टेम के एपिकल पार्ट पर, शीर्ष पर पाए जाते हैं। और द्विबीजपत्री के तनों की एधा में पाए जाते हैं। ये द्विबीजपत्री को इंग्लिश में हम डाइकॉट बोलते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, ये बायोलॉजी के जो टर्म्स है ना, ये कोशिश ये करिए कि आप इसको इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि ये इंग्लिश में ज़्यादा पूछे जाते हैं और आगे चल के आपको हेल्प भी करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये मूल मीन्स क्या हो गया, रूट, और ये स्टेम हो गया। एपिकल पार्ट पर पाए जाते हैं प्राथमिक विभोजतक के ऊतक। और ये जो द्विबीजपत्री है, इंग्लिश में इसे डाइकॉट बोलते हैं, ये डाइकॉट के तने में एधा का निर्माण करते हैं, अर्थात एधा को इंग्लिश में बोलते हैं कैम्बियम का फॉर्मेशन करते हैं, कैम्बियम का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं द्वितीय विभज्योतक ऊतक की। ये जो है स्थायी ऊतकों के रूपांतरण से बनती है। जो स्थायी ऊतक होते हैं उन्हीं के रूपांतरण से बन जाती है, मतलब जो स्थायी ऊतक होते हैं उसमें विभाजन होने लगता है, उनके रूपांतरण से द्वितीय विभोजतक ऊतक बन जाते हैं। और ये जो है सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनाते हैं, द्वितीय परमानेंट टिश्यू बनाते हैं, ये सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया एधा, मतलब जो है मूल की एधा, कैम्बियम ऑफ द रूट एंड कॉर्क कैम्बियम, ये इसके एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि रूट की जो कैम्बियम है वो किस प्रकार का ऊतक है, तो आंसर आ जाएगा द्वितीय विभोजतक के ऊतक। और जो कॉर्क कैम्बियम होती है, कॉर्क कैम्बियम किस प्रकार की ऊतक है, वो भी द्वितीय विभोजतक के ऊतक है। तो ये तो था विभज्योतक ऊतक का उद्भव के आधार पर उसका क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं स्थिति के आधार पर। स्थिति के आधार पर ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा पूछी जाती है। स्थिति के आधार पर कैसे इसको विभाजित किया गया है, स्थिति के आधार पर, यानी कि ये पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं उसी के आधार पर इसको विभाजित किया गया है। पहला है एपिकल मेरिस्टम, दूसरा है लेटरल मेरिस्टम। फर्स्ट इज एपिकल मेरिस्टम, सेकंड वन इज लेटरल मेरिस्टम एंड थर्ड वन इज इंटरकैलरी मेरिस्टम। हिंदी में इसे शीर्षस्थ विभोजतक कहेंगे, शीर्ष पर पाया जाता है। एपिकल मतलब होता है शीर्ष स्थान पर पाया जाता है। लेटरल मेरिस्टम को इंग्लिश में बोलेंगे पार्श्व विभोजतक। क्या बोलेंगे इसको, पार्श्व विभोजतक, पार्श्व विभोजतक बोलेंगे। और इंटरकैलरी मेरिस्टम को अंतर्वेशी विभोजतक के ऊतक बोलेंगे। ये स्थिति के आधार पर इनको तीन भाग में विभाजित किया गया है। पहला याद रखिएगा एपिकल मेरिस्टम, शीर्षस्थ विभोजतक, इसके बाद पार्श्व विभोजतक, उसके बाद अंतर्वेशी विभोजतक के। इंग्लिश में याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। इनके नाम से ही पता चलता है कि ये किस साइड में प्लांट के या पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं। जैसे
यहाँ पर हम एपिकल मेरिस्टम की बात करते हैं शीर्षास्त्र विभोजतक की, तो ये एपिकल पार्ट में पाया जाएगा, यानी कि रूट अपेक्स और शूट अपेक्स पे पाया जाएगा। जड़ तथा तनों के शीर्ष पर ये वाला ऊतक पाया जाता है एपिकल मेरिस्टम। ये जड़ तथा तनों के शीर्ष पर पाया जाता है और ये पार्श्व विभोजतक जो है ये तने या मूल के लेटरल साइड में पाया जाता है। लेटरल साइड का मतलब मान लीजिए ये तना है, आपको ये क्या है, ये तना है सीधा सा, और इसके लेटरल साइड में ये एक शाखा निकली हुई इस तरीके से, ये एक शाखा निकली हुई है, इसको हम बोलेंगे ये लेटरल ऊतक है, यानी कि अर्थात ये पार्श्व ऊतक है। यानी यहाँ पर जो कोशिकाएं होंगी वो कौन सा मेरिस्टम प्रदर्शित करेंगी, वो लेटरल मेरिस्टम प्रदर्शित करेंगी। और लेटरल साइड में जो ग्रोथ होगी अर्थात पार्श्व साइड में जो ग्रोथ होगी वो ग्रोथ किसकी वजह से होगी, इसी मेरिस्टम के कारण होगी, लेटरल मेरिस्टम के कारण होगी। ये तना और ये लेटरल साइड, चाहे ब्रांच निकले चाहे फ्लावर निकले, तो कोई भी चीज़ निकलेगी तो वो लेटरल मेरिस्टम के द्वारा ही डिवाइड करेगी। अब बात करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये क्या होते हैं, ये एपिकल, ये इस इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या होते हैं, एपिकल मेरिस्टम से अलग होकर जो एपिकल पार्ट है, ये वाला पार्ट जो एपिकल पार्ट है, इस पार्ट से अलग होकर, मतलब ये एपिकल ग्रोथ हो रही है, प्लांट ऐसे बढ़ता है ना भाई, सीधे से ऊपर की तरफ चलता चला जाता है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से प्लांट बढ़ता है और ऊपर की तरफ चलता चला जाता है। तो जब ये पार्ट ऊपर बढ़ता चला जाता है तो नीचे जो छूटा हुआ पार्ट होता है दैट इज नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टम। इसी को हम अंतर्वेशी विभोजतक के ऊतक कहते हैं। और ये जो है पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है। तो ये तो आपकी पोजीशन होगी कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। बात करते हैं इनका काम क्या होता है। एपिकल मेरिस्टम ये नई कोशिकाओं के बनने के कारण, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एपिकल मेरिस्टम में नई कोशिकाएं बनती हैं जिसके कारण उसमें ग्रोइंग जोन बन जाता है, वर्धन क्षेत्र बन जाता है। वर्धन क्षेत्र का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कोशिकाओं के विभाजन की सारी व्यवस्था होती है, उसी को हम वर्धन क्षेत्र कहते हैं। वहीं से कोशिका विभाजित होती चली जाती है और प्लांट बढ़ता चला जाता है, पौधा बढ़ता चला जाता है। तो याद रखिएगा एपिकल मेरिस्टम हमेशा पौधे की लंबाई में वृद्धि करेगा, पौधों की लंबाई में ग्रोथ करेगा। इसका एग्जाम्पल होता है रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स, अर्थात जो है जड़ तथा तनों के शीर्ष पर रूट एपेक्स और शूट एपेक्स। तो ये तो हो गया एपिकल मेरिस्टम के बारे में। अब बात कर लेते हैं पार्श्व विभोजतक के ऊतक के बारे में, लेटरल मेरिस्टम के बारे में। मैंने जैसे कि पहले भी बताया लेटरल साइड में पाया जाएगा, पार्श्व साइड में होगा और ये हमेशा द्वितीयक ऊतक का निर्माण करता है, सेकेंडरी टिश्यू बनाता है। प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो सेकेंडरी टिश्यू के कारण होती है, ठीक है। प्लांट की जो ग्रोथ होती है, जो वृद्धि होती है, सेकेंडरी टिश्यू के कारण होती है और ये द्वितीय ऊतक का निर्माण करता है। और याद रखिएगा लेटरल मेरिस्टम जड़ तथा तने की मोटाई में वृद्धि करेगा। भाई लेटरल साइड में है ये, हमेशा ये लॉन्गिट्यूडनल साइड हो गई, लेटरल साइड तो ये होगी ना, तो ऐसे ग्रोथ करेगा प्लांट इस तरफ। तो प्लांट की मोटाई में ग्रोथ करता है। कौन सा? आपका लेटरल मेरिस्टम हमेशा प्लांट की मोटाई में ग्रोथ करेगा, एपिकल मेरिस्टम लंबाई में ग्रोथ करेगा और इंटरकैलरी मेरिस्टम भी लंबाई में ग्रोथ करेगा, क्योंकि ये एपिकल मेरिस्टम के पीछे का क्षेत्र होता है। आगे बात समझिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लेटरल मेरिस्टम के एग्जाम्पल क्या होते हैं, जड़ तथा तने की मोटाई में वृद्धि करता है। एधा और कार्क एधा इसके उदाहरण होते हैं। एधा को इंग्लिश में कैम्बियम बोलते हैं और कॉर्क कैम्बियम, कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम ये एग्जाम्पल होते हैं किसके, ये पार्श्व विभोजतक ऊतक के एग्जाम्पल होते हैं। अब बात करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम की, अंतर्वेशी विभोजतक के ऊतक की। ये जैसा कि मैंने पहले भी बताया, एपिकल जो आपका एपिकल मेरिस्टम होता है उससे छूटा हुआ भाग होता है नीचे की तरफ, और ये जो है ये भी प्लांट की लंबाई में ग्रोथ करता है, लंबाई में उसकी वृद्धि करता है। तो यहाँ पर ये जो क्लासिफिकेशन है विभज्योतक ऊतक का, पहला उद्भव के आधार पर और दूसरा स्थिति के आधार पर, ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। स्थिति के आधार पर ज़्यादा पूछा जाता है एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम। This is all over today student. Thank you and thanks again for watching the video. Good morning students, welcome to the online classes of Shivaji Group of Institutions.
ठीक है, इवेपोरेशन और उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या बताया था मैंने? इवेपोरेशन क्या था कि जब लिक्विड के पार्टिकल्स है ना, जब कोई लिक्विड जो उसके सरफेस के पार्टिकल होते हैं लिक्विड में, ठीक है, जब किसी लिक्विड में सरफेस के पार्टिकल्स, ठीक है, एट एनी टेम्परेचर वो इवेपोरेट होते रहे या गैस में चेंज होते रहे या वेपर्स में चेंज होते रहे, तो हम इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। लिक्विड में सरफेस के पार्टिकल एट एनी टेम्परेचर अगर वाष्प बन के उड़ने लगे, वाष्प बन के एटमॉस्फेयर में जाने लगे, तो हम इस पूरे फिनोमेनन को कह रहे थे इवेपोरेशन, ठीक है ना। क्या बताया मैंने? लिक्विड में सरफेस के पार्टिकल एट एनी टेम्परेचर अगर वो वाटर वेपर के फॉर्म में, ठीक है, एटमॉस्फेयर में जाने लगते हैं, तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन। आगे बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन की। तो इसमें देखो बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन में पहला आपका फैक्टर है सरफेस एरिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो किस पर डिपेंड करता है? वो सरफेस फिनोमेनन होता है। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगी। इसका एग्जांपल जस्ट वही है कि अगर आप कपड़े को पूरा खोल के ऐसे फैलाएंगे तो वो जल्दी सूखेगा, इन कंपेयर करके ऐसे अगर आपने डाल दिया, ठीक है, तो सरफेस एरिया बढ़ गया, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ गई, उसका जो पानी है वो धीरे धीरे वाष्प बन के एटमॉस्फेयर में जाने लगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है? इंक्रीज इन टेम्परेचर या तापमान में वृद्धि। इंक्रीज इन टेम्परेचर या तापमान में वृद्धि। अब देखिए इंक्रीज इन टेम्परेचर से कैसे रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगी? अगर मान लीजिए आपने सिंपल से एग्जांपल ले रहे हैं, अगर मान लीजिए आपने कपड़े को छांव में डाला है तो वो देर से सूखेगा इन कंपेयर टू अगर कोई चीज धूप में पड़ेगी। धूप में क्या है? टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन तेजी से हो रहा है, ठीक है, उसका पानी वाष्प बन के जल्दी से एटमॉस्फेयर में जा रहा है। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। और इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या करेगा? जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगी। अगला है आपका ह्यूमिडिटी। अगला फैक्टर है आपका ह्यूमिडिटी। देखो बेटा, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है आर्द्रता या नमी, है ना। ह्यूमिडिटी का क्या मतलब होता है? आर्द्रता या नमी। तो इसमें क्या होता है? अगर आर्द्रता है, अगर आपकी हवा में नमी है, तो क्या होगा कि रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगी? डाउन हो जाएगी। जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी रेट ऑफ इवेपोरेशन उतनी ही कम होगी। क्यों? क्योंकि नमी की वजह से जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वो कम होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए बारिश के दिनों में जो कपड़े होते हैं वो देर से सूखते हैं कंपेयर टू नॉर्मल डे। ये भी एग्जांपल आपके घर से ही रिलेटेड है। उसके बाद देखिए अगला फैक्टर आपका है मोशन ऑफ विंड। मोशन ऑफ विंड में देखो, मोशन ऑफ विंड में देखो हवा की गति। इसमें क्या होगा? जितनी तेज हवा चल रही होगी, ठीक है, उतनी ही तेज रेट ऑफ इवेपोरेशन हो रही होगी। सो सारे फैक्टर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। केवल ये ह्यूमिडिटी वाला जो फैक्टर है, ये जितनी बढ़ेगी उतना ही कम रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा, बाकी सब सीधा सीधा, ठीक है ना। उसके बाद सब्लिमेशन आपका जो अगला टॉपिक है, ठीक है। सब्लिमेशन का मतलब होता है ऊर्ध्वपातन, ठीक है। ऊर्ध्वपातन क्या है? इस प्रोसेस को डिस्कस करते हैं हम लोग। ऊर्ध्वपातन में देखो बेटा, जब कोई सॉलिड, ठीक है, बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए, when a solid directly converted into gas, जब कोई सॉलिड चीज बिना लिक्विड की स्टेट में आए सीधे की सीधे गैस में चेंज हो जाए, तब हम उस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन।
A very good morning students. बच्चों, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको भूगोल पार्ट 2 संसाधन के रूप में लोग में बेरोजगारी का अर्थ और उसके प्रकार के बारे में बताया था। आज मैं इसी चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रही हूँ और आज का मेरा टॉपिक है बेरोजगारी के कारण। बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है बच्चों? मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि व्यक्ति को काम करने की इच्छा है और व्यक्ति काम करना चाहता है, लेकिन उसके पास उन अवसरों का अभाव है जिन परिस्थितियों में वो काम कर सकता है। बेरोजगारी के कारण जनसंख्या विस्फोट, गुणवत्ताहीन शिक्षा, कृषि का पिछड़ापन, मशीनीकरण, धीमी विकास दर, निर्धनता, पूंजी गहन तकनीकों पर अधिक बल, तृतीय क्षेत्र की धीमी गति, कुटीर एवं लघु उद्योगों का श्रम, स्वरोजगार के कम साधन, क्षेत्रीय असमानताएं, त्रुटिपूर्ण सामाजिक प्रणाली। अब बच्चों, मैं इन सभी कारणों को एक एक करके समझाऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं जनसंख्या विस्फोट। तो भारत में तेजी से जनसंख्या की वृद्धि हो रही है और जिस दर से जनसंख्या वृद्धि हो रही है उस दर से बच्चों रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि से क्या हो रहा है? प्रति व्यक्ति प्राकृतिक संसाधनों की क्या होती जा रही है? कमी होती जा रही है, जिससे कृषि जैसे पारंपरिक रोजगार में कमी आ रही है। तो बच्चों, क्या है? जनसंख्या वृद्धि का सीधा सीधा प्रभाव क्या पड़ रहा है कि रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा गुणवत्ताहीन शिक्षा। भारतीय शिक्षा डिग्री की शिक्षा है, व्यवहार या कौशल की शिक्षा नहीं है, बल्कि कैसी शिक्षा है भारत में? जो पुरानी शिक्षा पद्धति पर आधारित है। तो भारतीय शिक्षा डिग्री की शिक्षा है, व्यवहार या कौशल की शिक्षा नहीं जो रोजगार दे सके। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में डिग्रीधारियों की संख्या में तेजी से विकास किया गया है, किंतु रोजगार की व्यावहारिकता को नहीं। नेक्स्ट है हमारा कृषि का पिछड़ापन। तो बच्चों, आज कृषि जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कुल राष्ट्रीय उत्पाद। तो अब आज कृषि जीडीपी में मात्र 17% ही है, जिसका प्रमुख कारण क्या है बच्चों? कृषि का पिछड़ापन होना। दूसरी ओर मौसमी कृषि के कारण अधिकांश समय तक बेरोजगार ही रहते हैं। मतलब मौसमी कृषि में क्या होता है? मैंने आपको जैसे अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मौसमी कृषि में वर्ष के कुछ महीनों में ही काम होता है, बाकी के महीनों में व्यक्ति क्या होता है? बेरोजगार रहता है। तो मौसमी कृषि के कारण अधिकांश समय तक बेरोजगार ही रहते हैं। कृषि के पिछड़ेपन से औद्योगिकरण के लिए क्या हो गया? कच्चे माल का अभाव होता जा रहा है। तो ये क्या है? कृषि के पिछड़ेपन का कारण। बच्चों, नेक्स्ट कारण है मशीनीकरण, मशीनों का प्रयोग। तो भारत श्रम अतिरेक देश होने के बावजूद भी मशीनों के प्रयोग पर बल दे रहा है, जिससे बेरोजगारी की दर में वृद्धि हो रही है। ऐसा उन देशों के लिए सहायक होता है जहां जनसंख्या कम हो, परंतु ये भारत के लिए उचित नहीं है। तो भारत में श्रम की बहुत उपलब्धता है, लेकिन श्रम उपलब्ध होने के बावजूद भी क्या हो रहा है? ह्यूमन लेबर की जगह मशीनों को ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है, मशीनों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो जिससे क्या हो रहा है? बेरोजगारी की दर में वृद्धि हो रही है। और नेक्स्ट क्या है रीजन? धीमी विकास दर। तो भारत की जो विकास दर है उतनी नहीं है जितनी जनसंख्या वृद्धि की दर। जब विकास की रफ्तार ही कम है तो उससे अधिक रोजगार उपलब्ध कराना संभव नहीं हो सकता। तो बच्चों, ये क्या है? हमारा धीमी विकास की दर। नेक्स्ट रीजन है हमारा
निर्धनता, पॉवर्टी। नेक्स्ट रीजन है निर्धनता। प्रायः सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति बेरोजगार होने के कारण निर्धन होता है। अल्प विकसित देश निर्धनता के कुचक्र में जकड़े होते हैं, जो बदले में देश में रोजगार के नमूने को बहुत अधिक प्रभावित करता है। निर्धन होने के कारण कोई व्यक्ति विद्यमान साधनों का लाभप्रद प्रयोग नहीं कर सकता है। तो बच्चों निर्धनता भी बहुत बड़ा कारण है जो कि बेरोजगारी को प्रभावित करता है। नेक्स्ट कारण क्या है बच्चों? पूंजी गहन तकनीकों पर अधिक बल। भारत में पूंजी दुर्लभ है तथा श्रम बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है। उसकी तुलना में पूंजी की मात्रा बहुत कम है। इन परिस्थितियों में देश को उत्पादन की श्रम गहन तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए, परंतु यहाँ न केवल औद्योगिक क्षेत्र में बल्कि कृषि के क्षेत्र में भी श्रम के स्थान पर पूंजी के प्रयोग की कहीं अधिक वृद्धि हुई है। तो ये क्या है बच्चों? पूंजी गहन तकनीकों पर अधिक बल दिया जाता है। नेक्स्ट रीजन है तृतीय क्षेत्र की धीमी गति। तृतीय क्षेत्र की धीमी गति। तो बच्चों तीन तरह के क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है बच्चों? प्राइमरी एक्टिविटीज, यानी कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, ये सब हमारे क्या है? प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। सेकंड हमारा होता है द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र, तो द्वितीय क्षेत्र में हमारा निर्माण से संबंधित चीजें आती हैं। द्वितीय क्षेत्र में जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा आता है हमारा तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र होता है टर्शरी सेक्टर। तृतीय क्षेत्र में क्या होता है? तृतीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय दोनों क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करता है। तो बच्चों बेरोजगारी के कारण में तृतीय क्षेत्र की धीमी गति। तो तृतीय क्षेत्र जिसमें वाणिज्य, व्यापार, यातायात आदि सम्मिलित है, का विस्तार क्या है बच्चों? बहुत सीमित है। नए श्रम का तो क्या कहना, जो वर्तमान श्रम है उसको भी रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? इंजीनियर, डॉक्टर, प्रौद्योगिक क्षेत्र में प्रशिक्षित व्यक्तियों तथा अन्य टेक्नीशियनों के बीच विस्तृत बेरोजगारी है। जितने भी टेक्नीशियन हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर हैं, उनके बीच में क्या है? विस्तृत बेरोजगारी है, क्योंकि तृतीय क्षेत्र का विकास की गति क्या है बच्चों? बहुत ज्यादा धीमी है। नेक्स्ट कारण क्या है? कुटीर एवं लघु उद्योगों का श्रम। कुटीर एवं लघु उद्योगों का श्रम। तो बच्चों हम बात करते हैं कि परंपरावादी हस्तकला का बहुत ही उज्जवल अतीत था। यह ग्रामीण कारीगरों, दस्तकारों तथा कृषि श्रमिकों के अतिरिक्त अन्य लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते थे। कुटीर व लघु उद्योगों का श्रम। तो बच्चों परंपरावादी हस्तकला का अतीत बहुत उज्जवल था। यह ग्रामीण कारीगरों, दस्तकारों, श्रमिकों को अतिरिक्त अन्य लोगों के लिए रोजगार का एक मुख्य साधन था। परंतु वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि ये जो हस्तकलाएं हैं ये क्षीण हो गई हैं। इनकी जगह किस चीज ने ले ली है? मशीनों ने ले ली है। तो हस्त निर्मित वस्तुओं का स्थान मशीन निर्मित वस्तुओं ने ले लिया है। तो ये भी एक बेरोजगारी का बहुत बड़ा कारण है। नेक्स्ट है
स्वरोजगार के कम साधन, स्वरोजगार के कम साधन, स्वरोजगार के कम साधन। तो बच्चों देश में रोजगार के साधनों की भी बहुत कमी है। लोग काम करना चाहते हैं, लोगों के काम करने की इच्छा है, लेकिन रोजगार के अवसर कम उपलब्ध होने के कारण वो इतने मजबूर हो जाते हैं कि उनको कहीं भी नौकरी नहीं मिलती और उनको अपना जीवन यापन करना बहुत ही अधिक कठिन और दुर्लभ हो जाता है। नेक्स्ट लास्ट कारण है क्षेत्रीय असमानताएं, रीजनल डिफरेंसेस। क्षेत्रीय असमानताएं। तो बच्चों क्षेत्रीय असमानताओं का भी बहुत अधिक बेरोजगारी में प्रभाव पड़ता है। कुछ पिछड़े हुए क्षेत्र सुनिश्चित संरचना के अतिरिक्त अभाव के कारण वहां पे साधनों का पर्याप्त अभाव होता है। रोजगार के साधनों का अभाव होने के कारण वहां पे लोगों को काम मिलने में बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ये जो अल्प विकसित देश हैं, यहाँ साधनों के अभाव के कारण रोजगार के अवसरों में भी बहुत अधिक कमी पाई जाती है। तो बच्चों ये सब थे हमारे बेरोजगारी के कारण। Now that's all for today. I will continue this chapter in my next video.